Hello my dear students, a very good morning. This is शाकिर अहमद बरवैया। तो आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा आज हम कौन सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हमारा सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर रहेगा और इसके बाद पूरा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट जो लेक्चर रिलीज होगा वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नीट एंड जेईई एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप चैनल पे नए हो और बाकी का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाइए, वहाँ जाके बाकी का वीडियो देख लीजिए। और एक बात श्योर रहिए कि पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, इधर सुनेंगे उधर निकल के चला जाएगा। तो श्योर रहिए कि पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि लिखेंगे जब साथ साथ तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने जितने भी डिफेक्ट देखा है, इट मे बी वैकेंसी डिफेक्ट, इट मे बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इट मे बी फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कोई भी डिफेक्ट हो, आइदर इट इज स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, ऑल डिफेक्ट आर प्योर डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में हम लोगों ने क्या किया था, आपका जो कैटायन है, कैटायन को डिसलोकेट किया था, मतलब कैटायन को लेटिस पॉइंट से रिमूव करके उसको इंटरस्टिशियल पोजीशन में ऑक्युपाई किया था। कौन सा कैटायन को? उसी कैटायन जो कैटायन आपका लेटिस पॉइंट में प्रेजेंट था उसी को रिमूव करके हम लोगों ने इंटरस्टिशियल पोजीशन में ऑक्युपाई कर दिया। बट यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, अगर किसी को किसी एटॉम्स को रिमूव करते तो वो एटॉम को ऑक्युपाई नहीं करेंगे, दूसरा कोई एटॉम हम लोग ऑक्युपाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में शुगर है और शुगर में मैंने नमक ऐड कर दिया, तो शुगर में क्या हो गया, आपका इम्प्योरिटी जनरेट हो गया। सो यहाँ पर भी कुछ इस तरह इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकता है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपका दो तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रिस्टल है, आर्बिट्ररीली एक एवी क्रिस्टल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे इम्प्योरिटी डिफेक्ट जनरेट करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है, इंटरस्टिशियल पोजीशन में हम कोई कैटायन ऐड कर देते हैं, बट ये A+ कैटायन नहीं होगा, कुछ दूसरा कोई कैटायन होगा। फॉर एग्जाम्पल C+ कैटायन। तो इंटरस्टिशियल पोजीशन में अगर एक कैटायन ऑक्युपाई होता है तो उस कैटायन के कारण एक डिफेक्ट जनरेट होता है, एंड सो इट इज ए इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैटायन होगा ये स्मॉल साइज का कैटायन होगा, क्योंकि इंटरस्टिशियल पोजीशन में आप स्पेस ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये होगा एक डिफेक्ट, ठीक है, बाय ऑक्युपाइंग इम्प्योरिटी एटॉम्स एट द इंटरस्टिशियल पोजीशन। और दूसरा हो सकता है आपका लेटिस पॉइंट से आपका कैटायन रिमूव करके दूसरा कैटायन को हम लोग ऑक्युपाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने Na+ को रिमूव करके स्ट्रोंशियम को ऐड कर दिया, Sr2+, ठीक है, लेकिन आपका ओवरऑल जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2+ है, पहले था 1+, लेकिन ओवरऑल हमारा जितने भी डिफेक्ट है बस सारे डिफेक्ट में आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन जरूर होगा। तो ये याद रखिए, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल मेंटेनिटी रहेगा। तो Sr2+, 1 Sr2+ इज इक्विवेलेंट टू 2 Na+, ठीक है। अगर चार्ज को हम लोग बैलेंस करना चाहते हैं तो एक Sr2+ के साथ 2 Na2+ का कंपेयर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 Na+ को रिमूव करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको भी रिमूव किया, तब जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, तब जाके हमें मिल सकता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। फिर आपका जो ये इम्प्योरिटी एलिमेंट एटॉम, इम्प्योरिटी एटॉम ऐड करने के कारण जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है उसी प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। डोपिंग इज ए प्रोसेस जहाँ पर आपका इम्प्योरिटी एटॉम प्योर क्रिस्टल में ऐड होता है और उसी के कारण उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाता है, ठीक है।
तो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स देखेंगे, फिर डोपिंग का टाइप्स है, डोपिंग दो तरीके का होता है, वो अब मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड दिखा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कौन कौन सा प्रॉपर्टी हो सकता है? यूजुअली दो प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी देखने को मिलता है सॉलिड में। एक है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो डिपेंड्स ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स में बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंडक्ट करता है। इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सॉलिड्स होगा जहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और आपका सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पर आपका सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थोड़ा बहुत कर लेता है, ठीक है। सो यहां पर कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी रेंज होगा 10 to the power 4 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर, ठीक है, ये होगा यूनिट। फिर आपका सेमीकंडक्टर है 10 to the power, सॉरी, इंसुलेटर होगा 10 to the power -20 to 10 to the power -10 पर ओम पर मीटर, ठीक है। इंसुलेटर है 10 to the -20 10 to the -10 पर ओम पर मीटर। और आपका सेमीकंडक्टर जो है वो होगा -6 to 10 to the power 4 पर ओम, 10 to the power -10 ही देता हूँ, 10 to the power -10 to 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह होगा आपका रेंज। फिर ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। तो याद रखिए सॉलिड जो डिवाइड होता है तीन टाइप्स में, एक है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर और तीसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली कंडक्ट करता है। इंसुलेटर जो यूजुअली नहीं करता है। और सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है थोड़ा बहुत। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आएगा आपका मेटेलिक कंडक्टर, साथ ही साथ नोट डाउन भी करिए, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर, तो यूजुअली आपका मेटल जो है वो कंडक्टिविटी शो करता है। क्यों शो करता है? बिकॉज उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहने के कारण मेटल्स जो है कंडक्टिविटी शो करता है। तो जितना ज़्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो याद रखिए जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा पर एटम में उतना ज़्यादा आपका मेटेलिक कंडक्टर होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर which allows the flow of electrons through the movement of ions, which allows the flow of electricity through the movement of ions। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण आपका कंडक्टिविटी शो होता था। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर लिख रहा हूँ मैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होगा? ये होगा which flows the electricity through the movement of ions। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मेटल्स में तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आयंस का मूवमेंट ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आयंस का मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा, तब जाके आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर उतना ज़्यादा होगा। लेकिन तब आपका मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपका जो मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर वो डिक्रीज हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयंस का मूवमेंट ज़्यादा होगा, जब आयंस का मूवमेंट ज़्यादा होगा तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्ट ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट, इसी पॉइंट के अंदर ही मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, किस तरह, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इसे ऑल्सो कहते हैं बैंड थ्योरी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, किस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या फिर इसे बैंड थ्योरी भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, आपका जब एटॉम्स कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, और उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंबाइन के कारण आपका कुछ बैंड विड्थ फॉर्म होता है, बैंड फॉर्म होता है। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी दो तरीके का बैंड मिलता है, एक है आपका वैलेंस बैंड और दूसरा है आपका कंडक्शन बैंड। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी के अनुसार आपका दो तरीके का बैंड देखने को मिलता है, एक है कंडक्शन बैंड, दूसरा है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है आपका 14, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। फिर 3d0 भी लिख सकता हूँ, 3d0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड है 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s2 3p2। तो यहाँ पर अगर देखते हैं 1s2 2s2 2p6, तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है, 1s नीचे फिर 2s 2p 3s ऐसे। तो अगर ये तो कंप्लीटली फील्ड है तो यहाँ पर ये नहीं दिखा रहे, ये दोनों अगर दिखाते तो ये दोनों यहाँ पर होगा, ये अगर 3s है तो ये होगा 3p, और क्योंकि ये दोनों नीचे होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये भारी है, तो याद रखिए भारी होने के कारण ये नीचे हो जाएगा। 3d0 है तो यहाँ पर कुछ इस तरह होगा 3d0। तो ये जो बैंड है इसको कहते हैं वैलेंस बैंड, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसलिए ये वैलेंस बैंड है। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इसका जो एनर्जी गैप है, इन दोनों में जो एनर्जी गैप है इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप, इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप। और इसी गैप के कारण ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। अगर ये गैप जितना कम होगा उतना आपका अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तब हम लोग कह सकते हैं इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ये दिस इज एक्ट्स एज ए कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर गैप जितना कम होगा वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर गैप बहुत ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, अब ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग मिनिमम गैप और ओवरलैप बिटवीन दी टू बैंड, ठीक है। दोनों बैंड हो सकता है दोनों में मिनिमम गैप हो, या फिर दोनों इस तरह हो सकते हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप होने से क्या होता है, यहाँ पर जो वैलेंस बॉन्ड में हम लोगों ने देखा था अभी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा, यहाँ से इजीली जंप कर सकते। तो सेकंड है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं रहता है, स्मॉल एनर्जी गैप। इसी स्मॉल एनर्जी गैप रहने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं, सो दे एक्ट्स एज ए सेमीकंडक्टर। पूरा पूरी कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता है, थोड़ा बहुत कंडक्ट करता है, ठीक है।
सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका इलेक्ट्रॉन जंप होता है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ें होता है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सेमीकंडक्टर में ही हम लोग एक्चुअली डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी एटॉम हम लोग सेमीकंडक्टर्स में ही ऐड करते हैं, इम्प्योर एटॉम, सो डैट इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। लेकिन कंडक्टर में आपका ज़रूरत नहीं है और कंडक्टर में नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में ही आपका डोपिंग यूजुअली होता है। ये स्मॉल एनर्जी गैप जो है, इस बैरियर को पास आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इम्प्योर एटॉम ऐड करते हैं। ठीक है, सो डैट इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए और यहाँ से यहाँ तक जंप कर ले, तो वो हम लोग देखेंगे बाद में डोपिंग किस तरह होता है। नेक्स्ट आता है आपका इंसुलेटर में आपका एनर्जी गैप जो होता है वो हाई एनर्जी गैप रहता है, हाई एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, हाई एनर्जी गैप। और इसी हाई एनर्जी गैप रहने के कारण आपका बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, सो इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, सो सॉलिड्स को हम लोग इस तरह 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए साथ ही साथ। अभी हम लोग डोपिंग देखेंगे। एक्चुअली डोपिंग 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, और दूसरा आता है विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ और मेरे आजू बाजू में कुछ लोग हैं और मेरे ठीक सामने साइड में, मेरे ठीक साइड में, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में 2 भूखे लोग हैं। ठीक है, और बाकी लोग भी है, बाकी साइड्स में भी लोग हैं। लेकिन मैं पहले किसको हेल्प करूंगा, मेरे जो लेफ्ट एंड राइट में जो लोग हैं उन लोगों को मैं फूड्स पहले दूंगा, उन लोगों को मैं हेल्प करूंगा पहले। ठीक है, तो सिमिलरली सेमीकंडक्टर डोपिंग जो होता है वो सेमीकंडक्टर में होता है, तो सेमीकंडक्टर भी इसी तरह आपका डोपिंग करेगा। एक करेगा रिच इंप्योरिटी के साथ और एक करेगा डेफिशिएंट इंप्योरिटी के साथ। एक्चुअली सेमीकंडक्टर जो यूजुअली होता है आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है। अगर सिलिकॉन का जर्मेनियम का अगर हम लोग क्रिस्टल ड्रॉ करते हैं तो जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक जर्मेनियम जब ये सेकंड जर्मेनियम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इस जर्मेनियम क्या करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 2 3 4, इसी तरह एक वैलेंस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट जर्मेनियम कुछ इस तरह आपका बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर और एक जर्मेनियम कुछ इस तरह आपका इंटरेक्शन होगा जर्मेनियम का, 3 4। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपका सॉलिड से, ये जर्मेनियम का सॉलिड से, तो ये प्योर सॉलिड से जर्मेनियम के, दिस इज सेमीकंडक्टर। लेकिन हमें इम्प्योर एटॉम ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। रिच मतलब जर्मेनियम के जो राइट साइड में जर्मेनियम आता है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ग्रुप 14 ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप 14 में आता है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 और हम ग्रुप 14 के आजू बाजू में है आपका ग्रुप 13 एंड 15। तो 15 जो है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से, क्योंकि 15 में आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और यहाँ पर 4 है, मतलब इससे ज्यादा है, तो मतलब रिच इम्प्योरिटी। तो अगर किसी एक जर्मेनियम को मैं रिमूव करके, सपोज ये वाला रिमूव करके अगर मैं ग्रुप 15 से किसी एक एटॉम्स को यहाँ पर ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, तो आर्सेनिक का अगर लिया जाए यहाँ पर, तो आर्सेनिक में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो देखिए काउंट करिए, 1 2 3, ये है 4। ठीक है, 4 तो सराउंडिंग में होगा, एक एक्स्ट्रा रह गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कहते हैं सरप्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं सरप्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है मोबिलाइज्ड होता है, किसी एक जगह फिक्स नहीं रहता।
क्योंकि ये इंटरस्टिशियल पोजीशन में, इस इंटरस्टिशियल पोजीशन में फिक्स नहीं रहेगा, यहाँ से दूसरा इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाएगा, फिर दूसरे जगह जाएगा, कुछ इस तरह ये मूव होता रहेगा, मोबिलाइज्ड होता रहेगा। तो दिस इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और इसी मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण वैलेंस बैंड में, ये बैलेंस बैंड के मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या करेगा, इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जाने के बाद इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखिए एन टाइप, क्यों एन, एन मतलब नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब नेगेटिव ज्यादा हो गया, सो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेकंड बी है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। तो यहां से नाम से तो पता ही लग रहा है आप लोगों को, डेफिशिएंट है मतलब ये ग्रुप 13 में आएगा। तो ग्रुप 13 का एग्जांपल से आपका बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, तो मैं यहाँ पर आर्सेनिक को रिमूव करके इंडियम लगा रहा हूँ, ठीक है, इंडियम। तो इंडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इंडियम आपके ग्रुप 13 में आता है, ग्रुप 13 में बोरॉन भी है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। तो देखिए 1s2 2s2 2p1, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पर बैलेंस है 3। तो इंडियम में भी इसी तरह आप लोग चेक कर सकते हैं, इंडियम में भी 3 ही आएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सराउंडिंग में देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 साइड्स में। अभी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था जर्मेनियम का, ये इलेक्ट्रॉन इंडियम में नहीं है। जब जर्मेनियम को रिमूव किया तो इंडियम में ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये यहाँ पर एक होल जनरेट हो गया, होल, ठीक है, होल, होल मतलब खाली जगह, खाली स्पेस जनरेट हो गया। अभी फॉर एग्जांपल एक रिच आदमी है, ठीक है, बहुत ही रिच आदमी है, वो अगर सुबह उठने के बाद उसके पास अगर पैसा पूरा खाली हो जाता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं, तो उसका क्या हालत होगा आप बताइए। तो वो पूरा हड़बड़ी में आ जाएगा, उसको पैसों का जरूरत होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, जब जर्मेनियम यहाँ पर प्रेजेंट था तब इलेक्ट्रॉन था, अभी ये होल जनरेट होगा इंडिया में आने के कारण। जब ये होल जनरेट हो जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, वो क्या करेगा, दूसरे जगह से, यहाँ से सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर स्पेस वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने के कारण, ड्यू टू दिस होल, इस होल के कारण ही आपका क्या जनरेट हो रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर पा रहे हैं, और इसको ऑल्सो कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर होल जनरेट हो गया, तो ओवरऑल आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए साथ ही साथ। तो फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, अभी डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लास 11 में हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखा था केमिकल बॉन्डिंग में, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखा था। जहां पर डायमैग्नेटिक क्या था, डायमैग्नेटिक आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं रहता है तो डायमैग्नेटिक, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने से पैरामैग्नेटिक, ये हमें पता है। लेकिन अभी सॉलिड्स में हम लोग देखेंगे 5 तरीके का मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होगा डायमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, ये तो है ही, साथ ही साथ आपका फेरोमैग्नेटिक होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा एंड फेरीमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो टोटल 5 तरीके का मैग्नेटिक सब्सटेंस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है डायमैग्नेटिक, बी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस,
सी है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डी आपका एंटी फेरो और एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो आपका मर्जी कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, एंटी या फिर एंटी। नंबर 5 फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट वन है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पर हम लोग अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सॉलिड्स क्या होगा, रिपेल करेगा। ठीक है, सॉलिड्स रिपेल, सॉलिड्स repelled when we apply external magnetic field। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उन्हीं सब्सटेंस में देखने को मिलते हैं जहां पर आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कुछ इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन रहते दोनों पेयर्ड होगा। ठीक है, एक अगर अप स्पिन है तो दूसरा डाउन स्पिन होगा, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा वो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, आपका अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो आपका सब्सटेंस क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर रिपेल करता है और यहाँ पर आपका अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर उन्हीं सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं जहां पर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के कारण आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो होता है। फिर आता है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यहाँ पर और एक बात है, यहाँ पर अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तभी हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो होता है। अगर हम लोग विड्रॉ कर देते हैं मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं एक बार तो वो तो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को विड्रॉ कर देते तब भी वो मैग्नेटाइज्ड रहेगा। तो इट शोज मैग्नेटिज्म in absence of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंट के कारण यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर शो होता है। प्रेजेंस में तो होता है, एब्सेंस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपका मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट के कारण। और यहाँ पर और एक बात है, ये मैं इरेज कर रहा हूं, लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आपका जो अलाइनमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, ये कुछ ऑल आर पैरेलल स्पिन। ठीक है, सब पैरेलल स्पिन होता है, तो एज ए रिजल्ट इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है हाई रहता है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हाई रहता है। फिर आता है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में आपका क्या होता है, ये जो अलाइनमेंट होता है स्पिन का, एक अगर आप स्पिन है तो दूसरा डाउन स्पिन होगा, आप स्पिन डाउन स्पिन, तो आपका यूजुअली क्या होता है, एक दूसरे स्पिन के मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है और ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। फिर आता है आपका फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में आपका अलाइनमेंट का कुछ ऑर्डर नहीं रहता है। ठीक है, अलाइनमेंट का कुछ ऑर्डर नहीं, एक अगर आप स्पिन है तो दूसरा भी आप स्पिन हो सकता है, तीसरा डाउन स्पिन हो सकता है, फिर आप स्पिन, मतलब कुछ ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं रहेंगे, अपने मर्जी से अरेंज होगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये क्या होगा, लेस हो जाएगा।
ठीक है। सो कुछ इस तरह हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को ये यूनिट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन नीट एंड जेडब्ल्यू एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और नेक्स्ट यूनिट रहेगा हमारा ऑर्गेनिक का हेलोएल्केन हेलोएरिन, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और साथ ही साथ केमिकल काइनेटिक्स, मतलब 2 यूनिट एक साथ लेके चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।